Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with the third lecture of electrostatics which is Coulomb's law. लास्ट के दो लेक्चर्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस बहुत ही डिटेल में फील कराया था एंड एज प्रॉमिस्ड हम कूलम्स लॉ को भी बिल्कुल बेसिक से एसिडिक लेवल तक डेवलप करने वाले हैं। देखिए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है कि टीचर्स जस्ट कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट बता देते हैं एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बता देते हैं, बट आपको अगर मेरा टीचिंग स्टाइल पता है, हम हर एक चीज़ को पहले फील करते हैं। फील करने का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि एक न्यू टॉपिक हमारे ज़िंदगी में क्यों आया, इसका क्या पर्पज़ है एंड हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सो हेडिंग नंबर 1 जो मैं देना चाहता हूँ वो है फील ऑफ कूलम्स लॉ। बिल्कुल पेन आप लोग नीचे रख लीजिए, पहले आप देखिए कि मैं क्या सिचुएशंस आपके सामने ला रहा हूँ एंड मन ही मन आप मेरे साथ साथ रिस्पॉन्ड करते हुए चलिए एंड जब मैं बोलूँ कि वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो तब आप नोट कर सकते हो। मैं आपको एक फर्स्ट सिचुएशन से मिलाना चाहता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज है 2 कूलम एंड मेरे पास एक दूसरा चार्ज है 3 कूलम। ये दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है चार्ज के ऊपर, उससे बताइए क्या ये दोनों चार्जेस चुपचाप ऐसे ही रहेंगे या ये आपस में कुछ फोर्स लगाएंगे? तो आप बोलोगे भैया ये तो बचपन से पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो ये 2 कूलम ना भैया 3 कूलम को एक फोर्स से रिपेल करेगा। अच्छा, अगर 2 कूलम ने 3 कूलम को फोर्स से रिपेल किया जो कि राइट की तरफ लग रहा है, क्या 3 कूलम भी 2 कूलम को किसी फोर्स से रिपेल करेगा? यस। टर्न्स आउट दैट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 कूलम भी ना 2 कूलम को रिपेल करेगा विथ सेम फोर्स। अगर 2 ने 3 कूलम को 10 न्यूटन से रिपेल किया, सो 3 भी 2 को सेम फोर्स 10 न्यूटन से रिपेल करेगा एंड डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहा हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमने क्या देखा था? मान लेते ये एक बॉडी है 1 एंड एक दूसरा बॉडी है 2। अगर फर्स्ट बॉडी ने सेकेंड बॉडी को रिपेल किया विथ सम फोर्स, लेट्स से 20 न्यूटन, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए एंड दोनों डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज में लगना चाहिए, सेम बॉडीज में लग नहीं सकता। ठीक है, एंड इसी फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। आपको याद है ना, अगर एक ही बॉडी है, एक बॉडी में इधर 20 न्यूटन एंड इधर 20 न्यूटन, तो देखिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी के ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ये आपको पता है। चलो ये मिटा देता हूँ, ये तो मैंने जस्ट आपको रिवाइज कराया। अच्छा, तो ऐसा हो रहा है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। सेकेंड सिचुएशन देना चाहता हूँ। मान लेते ये 2 कूलम है एंड ये -3 कूलम है, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी 5 मीटर है। ओके, अब क्या होगा इनके बीच? अब आप बता सकते हो कि भैया अब ना 2 कूलम 3 कूलम को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। कितने फोर्स से? मान लेते F फोर्स से। एंड 3 कूलम भी -3 कूलम भी 2 कूलम को अट्रैक्ट करेगा विथ सेम फोर्स। क्या ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है? यस। क्या ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है? यस। क्या ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? यस। सो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो एक्शन रिएक्शन पेयर या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है। इतना तो हमें समझ में आ गया भैया, इतना तो हमें पहले से पता था। कूलम ने क्या स्पेसिफिकली बताया? कूलम्स लॉ ने ना उसने ये बताया कि देखो मैं तुम्हें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बता सकता हूं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि 2 कूलम ने 3 कूलम को रिपेल किया, 3 कूलम ने भी 2 कूलम को रिपेल किया, 2 कूलम ने -3 को अट्रैक्ट किया, -3 ने 2 कूलम को अट्रैक्ट किया। बट इस फोर्स का वैल्यू कितना है? इस फोर्स का वैल्यू कितना है ये कौन बताएगा? एंड इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये कौन बताएगा? सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ इज अ लॉ दैट कैन टेल यू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम ने यह बताया कि आप मुझे कोई भी 2 चार्जेस दे दो, मान लेते एक 5 कूलम है एंड एक -4 कूलम है, कोई भी 2 चार्जेस दे दो भाई साहब, एंड उनके बीच का डिस्टेंस दे दो, मान लेते हैं उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है
उसका वैल्यू बता दूंगा एंड उसका डायरेक्शन बता दूंगा। डायरेक्शन कैसे, एक चीज़ मैं आपको और एक फील कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन कैसे, मान लेते हैं ये 2 कूलम था एंड ये 3 कूलम था, तो आपने क्या बोला कि 2 कूलम 3 को रिपेल करेगा। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसा होगा, ये फोर्स ऐसा होगा, ये फोर्स ऐसा होगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो भी तो पता होना चाहिए। या 2 भी जब 3 को रिपेल करेगा वो ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे, फोर्स कौन सा होगा ये भी तो एक डाउट है। सो आर यू गेटिंग द फील ऑफ कूलम्स लॉ? देखिए यहाँ से अब तक आपको लिखने का कुछ नहीं है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? इट कैन गिव यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। भैया पॉइंट चार्ज क्यों बोल रहे हो, अभी हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ का जो फिजिकल सिचुएशन है, फील्ड के अंदर ही जो सिचुएशन है उसके साथ हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। सो कूलम्स लॉ में हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस रहेंगे। अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, मान लेते हैं चार्ज Q1 एंड Q2 है, कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। फिजिक्स में हम लोग डिस्टेंस को r से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों चार्जेस को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं एंड इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग r मान लेते हैं। अभी हमने दोनों चार्जेस को पॉजिटिव माना है, तो क्या ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा? हाँ। क्या ये Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा? हाँ। भैया आपने जो फोर्स ड्रॉ किया वो एग्जैक्टली देखिए, अगर दोनों चार्जेस को आप एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं, दोनों चार्जेस को अगर आप एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी ना अलोंग दिस डॉटेड लाइन ही होगा। जैसे कि मैंने बोला था ना कि फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ये होगा क्या, यही होगा, या फोर्स ये वाला होगा, या फोर्स ये वाला होगा। तो कूलम ने ये हमें बताया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस होगा। ये सब हम लोग लिखने वाले हैं। पहले तो आप इतना देख लो, देखिए आपके मन में इतना क्लियर है। अब कूलम ने बताया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मैं आपको बता दूंगा। कैसे बताया उसने, क्या उसने कोई प्रूफ दिया मैथमेटिकल? नहीं, उसने एक्सपेरिमेंटली बताया। कूलम्स लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हो सकता। फिजिक्स में जितने भी लॉज एक्सपेरिमेंटली आए हैं उनका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटली कूलम्स ने देखा कि ये जो फोर्स है बिटवीन 2 चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। मतलब ये Q1 के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर आपने कोई भी एक चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो जाएगा। ये Q2 के साथ भी प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज को आपने डबल कर दिया, फोर्स डबल हो जाएगा। दोनों को डबल कर दिया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। सो एक ही बार में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए आप प्लीज मेरे साथ बियर कीजिए। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुछ लोग बोलते हैं डिस्टेंस, बट एक्चुअली डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? देखो, इन दोनों स्टेटमेंट्स का फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब अगर आप एक चार्ज को डबल कर दो, दूसरे को सेम रखो, तो फाइनली फोर्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 डबल। अगर आप एक फोर्स को, एक चार्ज को हाफ कर दो, दूसरे को सेम रखो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ। अगर आप एक चार्ज को हाफ कर दो, दूसरे को डबल कर दो, तो कट पीट के क्या आ गया? 1, मतलब फोर्स सेम रहेगा। ऐसे समझ सकते हो। अगर आप दोनों चार्जेस को ही डबल कर दो, Q1 भी डबल, Q2 भी डबल, तो फाइनली फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। इसका ये मतलब है, ठीक है। डिस्टेंस वाला समझते हैं। डिस्टेंस वाला समझ, मैं आपको बहुत सिंपली समझा रहा हूं। वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दो तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1 बाई, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो डिस्टेंस की जगह 2 पुट कर दो, 1/2 स्क्वायर, मतलब फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल कर दो तो 1/3 स्क्वायर, तो डिस्टेंस 1/9 हो जाएगा, फोर्स 1/9 हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को 1/4 कर दो, सो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? 1/1/4 का स्क्वायर, मतलब ऊपर जाएगा तो 16, तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट आपको ये देख के फील आना चाहिए, अच्छा सर फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स क्या होगा? इसी फॉर्मूले में, इसी एक्सप्रेशन में जस्ट हमने देखा F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ऐसा मनी मन आप मान लो कि फोर्स ना इक्वल टू 1/r² है। जस्ट एक ट्रिक दिखा रहा हूँ।
एंड डिस्टेंस को डबल किया तो पुट कर दो 1/2 कितना आ गया 1/4, मतलब फोर्स पहले का 1/4 हो गया। अगर मैं डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दूं तो फोर्स कितना होगा बताओ। तो F एक्चुअली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो जस्ट r के जगह क्या पुट करो 4 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 1/16, तो फोर्स पहले का 1/16 आ गया। देखिए ये सब हमें लिखना नहीं है, बस मैंने आपको बेसिकली फील कराया आपके मन के लिए कि ये बातें जो है इसका मतलब क्या है। क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस आपका बिल्कुल क्लियर है? दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर है। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं अगर कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर साथ साथ बोले तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन नीचे कितना आ जाएगा r²। अब हमें मैथ्स में पता है अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू से रिप्लेस करना है तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को हम k बोलेंगे। ये कांस्टेंट्स के जो वैल्यूज़ है ना वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होते हैं। ये फार्मूला आपने कहीं पे देखा होगा, अगर ये नहीं देखा तो ग्रेविटेशन में इससे मिलता जुलता फार्मूला देखा होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेविटेशन वाला फार्मूला एंड कूलम्स लॉ में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो दिस F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। जो K है दैट इज अ कांस्टेंट, अभी हम आने वाले हैं कि उसका मतलब क्या है। Q1 Q2 आर द टू चार्जेस, दे कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके इतना अच्छे से नोट कर लो। सिचुएशन है, पहले की चीज़ें आपको नोट नहीं करना है। हो गया? अब देखो, अब हम लोग आते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो कूलम्स लॉ का फील हमने कर लिया, अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उसने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उसने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड ये जो फोर्स होगा इट विल ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, the electrostatic force acting between two point charges, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, ये जो कूलम्स लॉ आप अप्लाई करोगे वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। Between two point charges is directly proportional to क्या, directly proportional to what, directly proportional to product of charges। याद भी हो गया होगा, directly proportional to product of charges। देखिए अब तक मैंने ये वाला फॉर्मूला उतने डिटेल में फील नहीं कराया, अभी तो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ बियर कीजिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस मत लिख देना गलती से भी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इतना तो उसने बताया, फिर उसने डायरेक्शन भी बताया, यहां तक खत्म नहीं हुआ। एंड ये जो फोर्स है क्या ये कैसे भी रैंडमली एक्ट कर सकता है? नहीं, दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स कैसे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, बट फोर्स का जो डायरेक्शन है ना इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। इतना लिख लो।
वीडियो को पॉज करके पहले इतना लिख लो, फिर हम समझते हैं। राइट, स्टेटमेंट हमने समझ लिया। राइट, ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री इज कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं हर चीज पॉइंट वाइज समझाता हूं। कंपैरिजन विद ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं आपको दो सिचुएशंस साइड बाय साइड दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। एक तो मेरा कूलम्स लॉ, एंड एक तो जो क्लास 11 में देखा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं ऑफ ग्रेविटेशन। भैया ये कौन सा लॉ था? देखो, आपको याद है, अगर आपके पास दो मासेस होते थे m1 एंड m2, एंड उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता था r, तो आप क्या बोलते थे कि देखिए दिस डॉटेड लाइन इज द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा विथ सम फोर्स f, क्या m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा विथ सम फोर्स f? एंड ये जो फोर्स था ना, वो भी न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली दिया था, एंड उसने एक्सपेरिमेंटली क्या बोला था कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। भैया ये तो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, एंड हम जब इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे, वी विल गेट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, एंड उधर क्या आता था? कैपिटल जी। भैया उधर कैपिटल जी कैसे आया? ये हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने इस कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तब एक कांस्टेंट आता है। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जी होगा, के होगा, या क्या होगा, उसको एक्सपेरिमेंटली निकालना चाहिए। एंड किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने निकालना था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? कैवेंडिश, वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कूलम्स लॉ में कैसा होगा सिचुएशन? एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, अब पॉजिटिव है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इनके बीच का डिस्टेंस r है। एकदम सिमिलर फैशन में इसने इसको रिपेल किया विथ फोर्स f, इसने इसको रिपेल किया विथ फोर्स f, फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इक्वेशन 2, कंबाइनिंग, सो f प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एंड f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों फॉर्मूलेज देखने में तो एग्जैक्ट सेम है, दोनों फॉर्मूलेज के बीच का सिमिलैरिटीज देखो। उधर है प्रोडक्ट ऑफ मासेस क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इधर है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फिर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस, मेजर डिफरेंसेस, उधर मासेस इधर चार्जेस, एंड मेजर डिफरेंसेस इज दिस कांस्टेंट। उधर जो कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, उसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट कैसे निकालेंगे? अगर मैं r स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूँ, m1 m2 को इधर नीचे लेके जाऊँ, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। हमने क्या किया? अगर g को सब्जेक्ट करें तो g इज f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। नाउ हाउ टू फाइंड यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ f? न्यूटन, r स्क्वायर मीटर अपॉन नीचे kg इंटू kg स्क्वायर, तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, ये मिटा रहा हूँ, यूनिट आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे k का यूनिट पूछूं, जो कि बाद में पूछूंगा भी, k कितना आ जाएगा? k का वैल्यू f r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सेम फैशन में f का यूनिट न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, नीचे चार्ज इंटू चार्ज कूलम स्क्वायर, सो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ये तो हमने समझ लिया, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का कि g का जो वैल्यू है ना, दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर। सो अगर मैं दो मासेस के बीच में
फोर्स मेजर करूं एयर में तो फोर्स अगर F आएगा, इन्हीं दो मासेस सेम डिस्टेंस अगर किसी ऑयल में मेजर करूं फिर भी फोर्स आएगा, अगर स्पेस में मेजर करूं फिर भी फोर्स F आएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि G मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट ये जो K है ना, K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलम्बिक कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम। दिस कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट्स वैल्यू changes from medium to medium. That is the reason electrostatic force is medium dependent. Electrostatic force depends on medium. ये सारे पॉइंट्स बाद में हम अच्छे से लिखेंगे। बट डज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम? नो। इसका क्या मतलब है? अगर दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स मेजर करोगे एयर में, एंड इन्हीं दो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे अगर ऑयल में रखे होंगे या ग्लिसरीन में रखे होंगे या स्पेस में या किसी और मीडियम में, अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग आएगा। एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये K रिस्पॉन्सिबल है। K ने कहा कि भाई मैं मीडियम के ऊपर डिपेंड करता हूं, आई डिपेंड ऑन मीडियम, आई डिपेंड ऑन मीडियम। तो क्योंकि आई डिपेंड ऑन मीडियम, इवन द फोर्स विल डिपेंड अपॉन मीडियम, क्योंकि मेरा वैल्यू ही मीडियम में अलग अलग आएगा। तो फोर्स तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो फोर्स का वैल्यू भी मीडियम में अलग अलग आएगा। G ने बोला कि मैं तो कैपिटल G हूं भाई, मैं कभी, आप इसको स्मॉल g से कंफ्यूज मत होइए। स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। बट कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम कभी भी वैरी नहीं करेगा। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशन है। पॉइंट नंबर 3 आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड इससे मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले से कंफर्टेबल करना चाहता हूँ, एंड ये फील कराना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि उसके कांस्टेंट ने धोखा दे दिया। उसके कांस्टेंट ने बोला कि भाई मैं मीडियम टू मीडियम वैरी करूंगा, मैं अपने रंग बदलूंगा प्लेस टू प्लेस, एंड क्योंकि मैं अपना रंग बदलूंगा तो फोर्स तो मुझ पे डिपेंड करता है, तो फोर्स को तो अपना रंग बदलना ही पड़ेगा। वेरस कैपिटल G ने ऐसा कहा कि मैं, आप मुझे कहीं पे भी ले जाओ, मैं कांस्टेंट रहूंगा, मेरा एक फिक्स्ड वैल्यू है, याद कर लो। तो अगर आपने मासेस सेम रखा एंड डिस्टेंस सेम रखा तो फोर्स नहीं बदलेगा। समझ में आता है? इतना पहले नोट डाउन कर लो स्क्रीन पॉज करके। क्लियर? क्लियर? भैया आपने K का वैल्यू क्यों नहीं बताया? क्योंकि K तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करेगा। अब देखेंगे K का वैल्यू क्या है, अब देखेंगे K का वैल्यू क्या है। ओके चलो पॉइंट नंबर 4 देखें। इतना सबको समझ में आ गया? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने क्या देखा? सिर्फ हमने कूलम्स लॉ का सिचुएशन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा एंड ग्रेविटेशनल लॉ से थोड़ा सा कंपेयर किया कि आपको फील आ जाए। अब पूरा माहौल सेट है, हमने सारी चीज़ें फील कर लिए। अब देखना कि कितने इजीली कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि भैया फोर्स तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, K ने धोखा दे दिया। K को समझाओ, व्हाट इज K? सो आवर फोर्थ हेडिंग इज एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट K। देखो ये एनालिसिस G के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि G का तो फिक्स्ड वैल्यू है, खत्म। बट K को एनालाइज करना पड़ेगा। अब इस टॉपिक में मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। ये जो कांस्टेंट K है ना, इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स आएंगे, जिन टर्म्स का मतलब मैं अभी नहीं समझाऊंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ टर्म्स आएंगे जिन टर्म्स का मतलब मैं अभी नहीं समझाऊंगा। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जैसे जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मुझे याद है, हमारे कोर्स में नहीं है कि ये एग्जैक्टली कैसे होते हैं, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आपको याद रखना चाहिए। एक बार आप मेरा सीक्वेंस फॉलो होकर पहले चीज़ों को समझ लो जैसे मैं समझा रहा हूं। उसके बाद अगर चैप्टर खत्म हो जाए, एक दिन मैं एक वीडियो निकालूंगा एक्सप्लेनिंग कि ये जो टर्म्स आपने सुने होंगे आपके टीचर्स के नाम, टीचर्स के मुंह से, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये जो परमिटिविटी है ये एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी, ठीक है। सो राइट नाउ आई विल टेल यू कि भाई ऐसे ही होते हैं चीजें, ये फॉर्मूला है एक, वो ऐसा क्यों होता है उसका फील मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि उसका फील मैं अभी देने लगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, एंड वो हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। अब
हमें पता होना चाहिए कि दो बात पता होना चाहिए। एक तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। आप बोलोगे भैया आपने कुछ गलत लिखा। हमारे टीचर्स ने तो बोला k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन 0 या एप्साइलन नॉट। नहीं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही देखना, एप्साइलन नॉट मत लगाना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर k, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर k, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंड एप्साइलन का मतलब क्या होता है? एंड एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। भैया हम पागल हो गए, इतने सारे टर्म्स, बिल्कुल बिल्कुल एक एक करके देखो। k का वैल्यू क्या है? 1, समझ में आता है, 4 पाई एप्साइलन। एंड व्हाट इज एप्साइलन? एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एप्साइलन नॉट, KNOT। अब व्हाट इज एप्साइलन? एप्साइलन इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या फिर टोटल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसमें एप्साइलन नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एंड व्हाट इज एप्साइलन आर? रिलेटिव परमिटिविटी। भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल मेरे साथ साथ रहना। रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो मैंने सिर्फ आपको दो चीजें बताए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो इतना कर सकते हो। मैंने क्या बताया वीडियो को पॉज करके? आपको क्या रिमेंबर करना है? आपको क्या रिमेंबर करना है? के, अगर मैं के पूछूं, के इज इक्वल टू क्या बताना है मेरे साथ साथ? 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन नॉट नहीं। एंड अगर कोई पूछे एप्साइलन क्या है, दैट इज एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। एंड इन टर्म्स का मतलब, अब मिसकंसेप्शन क्या है यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ। मिसकंसेप्शन क्या है पहले से बता रहा हूँ। टीचर्स बोलते हैं बेटा के इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे रखोगे तो भूल जाओगे, भैया हमारे स्कूल के टीचर्स ने, कोचिंग के टीचर्स ने ऐसे बताया, ऐसे याद रखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है? के इज 1/4 बाई एप्साइलन, एंड एप्साइलन इज एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। मतलब इनडायरेक्टली के इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो भैया टीचर ने सिर्फ एप्साइलन नॉट क्यों बताया? क्योंकि वो सिर्फ वैक्यूम में बात करना चाहता है। पहले आप इतना नोट कर लो, मेरे साथ साथ रहना। दुनिया में, इस जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। प्लीज मेरे साथ साथ रहना। इतना हो गया, नोट कर लिया। अब देखना एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे। हमें क्या बताया, फिर से बताना। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन, एंड एप्साइलन क्या होता है? एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। इसको बॉक्स कर लो। अब देखो दो कॉलम्स करेंगे, जैसा मैं नोट कर रहा हूं वैसा आपको नोट करना है। पहले देख लो, दो कॉलम्स करेंगे हम लोग। पहले के का वैल्यू निकालेंगे फ्री स्पेस में या वैक्यूम में। वैक्यूम बोल दो या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, यहां पे ना जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या फिर ई आर होता है ना, ई आर, दैट इज 1। सो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 1। इट इज नोन दैट, वी नो। कैसे, अभी मैं समझाना नहीं चाह रहा हूं। सो वैक्यूम बोलो या फ्री स्पेस बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा? 1। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, सो व्हाट इज एप्साइलन? एप्साइलन तो होता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। सो एप्साइलन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एप्साइलन नॉट इंटू 1, मतलब एप्साइलन इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट। सो के का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्री स्पेस में? के विल बी 1/4 पाई एप्साइलन होता था, बट क्योंकि एप्साइलन एप्साइलन नॉट के इक्वल है, सो के इज 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। तीन चीजें आपको बस देखना है, एक्चुअली दो चीजें। मैंने फिर से क्या बताया, हम लोग के का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वैक्यूम में। वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 है तो टोटल परमिटिविटी इज जस्ट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड के कम्स आउट टू बी 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए टीचर्स ने, आपके टीचर्स ने हमेशा के का वैल्यू सिर्फ 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट बोला है, बट वो हमेशा है या सिर्फ वैक्यूम में है? वैक्यूम में। प्लीज बी केयरफुल, ऐसे मत याद रखिए, इट्स अ मिसकंसेप्शन।
के हमेशा ऐसा होगा या सिर्फ वैक्यूम में होगा? दिस इज ओनली इन वैक्यूम, दिस इज ओनली इन वैक्यूम। समझ में आता है इतना? इतना समझ में आता है? ओके। अच्छा, अब इन मीडियम, किसी मीडियम में निकाले तो, इन एनी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में निकाले। अब वैक्यूम में तो ई आर का वैल्यू 1 है, क्या किसी मीडियम में भी ई आर या रिलेटिव परमिटिविटी 1 है? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है तो एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर अलग अलग हो सकता है इन डिफरेंट मीडियम्स, एप्सिलॉन आर इज डिफरेंट। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर 80 होता है, ऐसा कैसे पता चल रहा है भैया? क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए मीडियम में? के का वैल्यू होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। एंड एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। मतलब वैक्यूम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, इसलिए सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब एप्सिलॉन आर भी आएगा फॉर्मूला में, ठीक है? अब देखना, तो ये जो वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपको याद रखना है। यूनिट क्या होता है के का? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। आज आपका के का वैल्यू क्या है? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा, यहां से सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। एंड नीचे क्या रह जाएगा? ई आर। सो के का वैल्यू मीडियम में कितना होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन ई आर। मैं जो ये बता रहा हूँ ना, इतने अच्छे से आपको किसी भी बुक में नहीं होगा। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मैं इसको फिर से दिखाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। फिर से एक बार और देख लो, यही मेरा टीचिंग स्टाइल है। देखो, के का वैल्यू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एक बार वैक्यूम में के का वैल्यू एंड एक बार मीडियम में के का वैल्यू। आप लोग बताओ, वैक्यूम में ई आर कितना हो जाएगा? ई आर 1। तो वैक्यूम में अगर मैं एप्सिलॉन निकालूं, वो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, सो एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, सो एप्सिलॉन विल बी जस्ट एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन वैक्यूम? के कम्स आउट टू बी 1 फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, and this is coming out to be 1/4 pi epsilon naught, and on solving 1/4 pi epsilon naught it comes out to be 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। मिसकंसेप्शन नंबर 2, टीचर्स हमेशा बताते हैं, टीचर्स यहाँ पे बता देते हैं कि बेटा कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, एंड कैपिटल के का वैल्यू टीचर्स बता देते हैं कि बेटा कैपिटल के का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। बट दिस इज ओनली इन वैक्यूम, ओनली इन वैक्यूम, या फिर एयर भी बोल सकते हो। बट अगर किसी दूसरे मीडियम में कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? ये आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑन सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये वैल्यू? के इज 1/4 पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है, इट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट देखो, के का रेसिप्रोकल, क्योंकि ऊपर के है, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो एग्जैक्टली के का रेसिप्रोकल, के क्या होता है? ये सब मैं लास्ट में जब समराइज करूंगा ना, तब और अच्छे से फील होगा। अभी तो चलो आप सिर्फ वैल्यू याद रखो, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सो ऑन सॉल्विंग के कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। एंड अगर यही मीडियम में कैलकुलेट करें तो ई आर इज नॉट इक्वल टू 1, so epsilon is epsilon not into epsilon r, so k is 1/4 pi epsilon not epsilon r। अब 1/4 pi epsilon not को तो 9 into 10 to the power 9 लिख सकते हैं, so k comes out to be 9 into 10 to the power 9 upon e r। समझ में आता है? so what is the general formula for k? general formula for k is 9 into 10 to the power 9 upon e r। अगर ये वैक्यूम है तो e r का वैल्यू 1, so it is 9 into 10 to the power 9। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इतना आप नोट कर सकते हो।
आई होप दिस इज क्लियर, इतना आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट चल रहा था? ये पॉइंट नंबर 4 चल रहा था। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 5, अगर आप नोट नहीं कर पाए वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो। पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम एंड मीडियम। एक बार आपको वैक्यूम में कैलकुलेट करना है, एक बार मीडियम। भैया अभी तो आपने ये किया नहीं, अभी तो आपने के का वैल्यू देखा इन वैक्यूम एंड मीडियम। देखिए अब तक हमने क्या देखा, अब बताओ के का वैल्यू वैक्यूम में कितना होगा? भैया 9 × 10⁹। के का वैल्यू किसी मीडियम में क्या होगा? भैया 9 × 10⁹ अपॉन ER। बस इतना ही मैं फील कराना चाह रहा था, बस इतना ही मैं फील कराना चाह रहा था। समझ में आता है? ओके। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बार वैक्यूम में एक बार मीडियम में। सिचुएशन क्या है? एक साइड वैक्यूम है, दूसरी साइड मीडियम है, एकदम सेम सिचुएशन। मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R। सेम कॉन्फ़िगरेशन, Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता ना तो वैक्यूम में एंड मीडियम में सेम आता, बट क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रंग किसने बदला? के ने रंग बदला, के ही अलग अलग आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अलग अलग आ जाएगा। आप तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला तो बोथ साइड सेम है, F इज के Q1 Q2 अपॉन R²। इधर भी फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। बट रंग किसने बदला? रंग तो इसने बदला, ये के इधर एंड ये के इधर अलग है। दिस इज के इन वैक्यूम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन मीडियम। तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम, FVAC मतलब फोर्स इन वैक्यूम क्या आ जाएगा? के का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 9 × 10⁹ एंड Q1 Q2 अपॉन R²। मान लेते इसको इक्वेशन नंबर 1। एंड जब आप फोर्स मीडियम में निकालोगे, तो के का वैल्यू कितना पुट करोगे? 9 × 10⁹ अपॉन ER। देखो मैं कितने अच्छे से फील करा रहा हूँ, बस के ही चेंज हुआ है, बाकी तो Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करो, आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? जैसे ही दो इक्वेशंस डिवाइड होते हैं ना, पहले लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाते हैं। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है? सॉरी, 1 सेकेंड। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में क्या है? फोर्स इन मीडियम। लेफ्ट लेफ्ट डिवाइड, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, अब राइट साइड फोर्स इन वैक्यूम कितना है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन फोर्स इन मीडियम 9 × 10⁹ Q1 Q2। एक सेकेंड, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, दो चीज़ें डिवाइड करना आता है ना। 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R² होल डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ Q1 Q2 नीचे ER टाइम्स R²। क्या हो जाएगा जब फ्लिप होगा? आपको पता है ना, ये जो जिनको नहीं पता, A/B अपॉन C/D जब ऐसे होता है तो ये जो पास वाले हैं ये मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाते हैं, B × C, एंड जो दूर वाले हैं वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाते हैं। बेसिक मैथ्स है, क्लास 5 लेवल का, पर जिनको कन्फ्यूजन है, मैं किसी स्टूडेंट को जज नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैथमेटिकल स्किल्स। तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर नीचे एंड ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर ऊपर, तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज 9 × 10⁹ Q1 Q2। बस सिंपल डिवाइड है यार, आप अपने हिसाब से कर लो, इंटू ऊपर ER R² एंड 9 × 10⁹ Q1 Q2। इसने इसको मार दिया, R² ने R² को मार दिया। सो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम कम्स आउट टू बी ER। सो अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी का कोई डेफिनेशन ढूंढ रहे हो तो दिस इज द डेफिनेशन। रिलेटिव परमिटिविटी, ये R अलग नहीं है, E × R नहीं है, E के नीचे ही R लिखा है, दिस इज वन सिंगल टर्म ER, ठीक है? E के सबस्क्रिप्ट में R लिखा है। अच्छा, इससे ना एक बहुत अच्छा फील हम ले सकते हैं। अगर हम फोर्स इन मीडियम निकालेंगे तो क्या आएगा? फोर्स इन मीडियम निकालेंगे तो इट इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। ओ हो,
ये तो कितना अच्छा फील है। मतलब किसी भी मीडियम में अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स इन वैक्यूम को ER टाइम्स से डिक्रीज कर देगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, एंड अगर मीडियम में कैलकुलेट करो तो वो ER टाइम्स कम हो जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। मतलब पहले फील करें एक बार इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक बार फील करो। अगर आपने वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच का फोर्स आपने 80 न्यूटन निकाला, तो इन्हीं दो चार्जेस को अगर आप एक मीडियम में लेके जाओ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है, तो पता है फोर्स इन मीडियम क्या होगा? फोर्स इन वैक्यूम इज 80/8, 10 न्यूटन। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी गिव्स अस एन आइडिया कि फोर्स कितने टाइम्स कम होगा, इजंट इट? इट टेल्स अस, एक सेकेंड, सो ER टेल्स अस, I can say that ER tells us the factor by which electrostatic force decreases with respect to vacuum, isn't it? So इस टॉपिक का पर्पस सिर्फ यही था, आपको ये दिखाना कि वैक्यूम में फोर्स अलग है, मीडियम में फोर्स अलग है। एंड अगर आप वैक्यूम से मीडियम में लेके जाओगे ना तो ER टाइम्स कम हो जाएगा, वैक्यूम में ज्यादा होना चाहिए। एम आई क्लियर? विद दिस? इतना नोट डाउन कर लो, इतना पहले नोट डाउन कर लो। ओके, अब जो सिक्स्थ हेडिंग है, सिक्स्थ हेडिंग इस लास्ट में हम लोग समराइज करेंगे। सिक्स्थ हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ ER, डेफिनेशन ऑफ ER या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके दो डेफिनेशंस है, एक तो डेफिनेशन 1 वर्सेस डेफिनेशन 2। हमें पता है एक बेसिक फॉर्मूला, आपको अगर मैं पूछूं वी नो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। अब व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड ये क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहां से हमें पता चल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी का तो यूनिट होगा एंड रिलेटिव परमिटिविटी का भी, सॉरी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का भी यूनिट होगा। सो क्या रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट होगा? नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटी। इसका यूनिट भी है, इसका भी यूनिट है, सेम यूनिट से दोनों कट पीट के इसका नो यूनिट, ये भी हम लोग देखेंगे। सो जो फर्स्ट डेफिनेशन है बहुत सिंपली मैं देख सकता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी is the ratio of absolute permittivity. Relative permittivity is the ratio of absolute permittivity मतलब epsilon and permittivity in free space. ये तो एक छोटा सा डेफिनेशन है। जो सेकंड डेफिनेशन है जो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट है फोर्स के टर्म्स में, अगर आपको डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स पूछे तो आपको ये लिखना है क्या? हमने देखा कि अगर आप किसी भी मीडियम में फोर्स निकालोगे तो वो वैक्यूम से तो ER टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब ER क्या रहा है? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अगर आप दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम में कैलकुलेट करोगे एंड दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में कैलकुलेट करोगे तो उसका रेशियो है। सो ER लिख रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges
in vacuum and the same point charges in a medium. वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, बिल्कुल डेफिनेशन है, बिल्कुल डेफिनेशन है। ठीक है, अब सेवेंथ पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको जो ये इतने सारे टर्म्स में कंफ्यूजन हो रहा है ना, सेवेंथ पॉइंट सबको क्लियर कर देगा। पॉइंट नंबर 7 सबको क्लियर कर देगा। इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। देखिए, आपको ये टॉपिक न्यू लग रहा होगा, प्लीज़ आप मेरा समरी का वेट करो एक बार। लास्ट में जब मैं समराइज करूंगा ना, एक ऐसे क्लियर होगा ना कि आपको पता चलेगा इस वीडियो का पावर कितना ज़्यादा है। आप 7 पॉइंट में देखो, 7 पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको पता चलेगा। अब देखना पॉइंट 7 में हम लोग सबका वैल्यू एक बार लिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ के, पहली बात के क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है, एंड देयर यूनिट्स, यूनिट्स बोलो एंड डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, कुछ भी बोलो। बहुत अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप। इनमें से कुछ भी निकालने बोले ना एग्जाम में, एक स्टेप्स फॉलो होगा। स्टेप नंबर 1 हमेशा के याद रखो। के हमें क्या बताया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से शुरू होना चाहिए। यहाँ से अगर आप के निकालोगे, दैट इज एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। सो अगर मैं के का यूनिट बताऊँ, यहाँ से के का यूनिट कितना होगा, देखना। के इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है उसमें इंडिविजुअल टर्म्स के यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम स्क्वायर। सो के का यूनिट कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। यही एसआई यूनिट है। एनी डाउट इन दिस? तो आप दिमाग में फिट कर लो, के का यूनिट कैसे निकालते हैं। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को निकालेंगे एंड इंडिविजुअल टर्म्स के यूनिट पुट कर देंगे। बट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सफिशिएंट, आई एम सॉरी, देखते हैं, 1 सेकेंड प्लीज। हम कहाँ कर रहे थे, ये वाला। ओके, सो ये इतना आ गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐप क्रैश कर गया था, कूलम स्क्वायर। अब हमें के का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना है। उसके लिए ना सारे यूनिट्स को फंडामेंटल फॉर्म में लाना है। फंडामेंटल फॉर्म का मतलब, अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो पहले, आपको ये शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा। पहले देखना, न्यूटन फंडामेंटल यूनिट है क्या? नहीं, न्यूटन तो डिराइव्ड यूनिट है। हमें पता है एक फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू ma। अब फोर्स का यूनिट निकालेंगे तो आप बोल गए भैया न्यूटन निकालना क्यों? नहीं, फोर्स का फंडामेंटल, एकदम सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, मास लेंथ टाइम उनके टर्म्स में। तो मास की जगह क्या पुट करेंगे, kg, एंड एक्सेलरेशन की जगह मीटर सेकेंड टू द पावर -2। एंड इसी को न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन तो एक निकनेम है, एक्चुअल यूनिट क्या है, kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2। सो इन प्लेस ऑफ न्यूटन आई पुट kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2। मीटर स्क्वायर को एज इट इज रखने दो, अपॉन, क्या कूलम फंडामेंटल यूनिट है? नहीं, कूलम की जगह क्या पुट करेंगे, एक फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, क्लास 10 से पता होगा आपको। सो चार्ज क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। सो चार्ज मतलब कूलम, इट इज करंट मतलब एम्पियर सेकेंड। कूलम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट। सो कूलम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया। इन प्लेस ऑफ न्यूटन आई एम पुटिंग kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2। आपको नहीं पता तो आप पुट कर लो मेरे साथ साथ, एंड कूलम की जगह पे एम्पियर सेकेंड। सो आई एम पुटिंग एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बस सॉल्व करना है। k कम्स आउट टू बी kg मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इज मीटर क्यूब, सेकेंड की पावर -2, अपॉन में नीचे कितना, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो kg मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर, नीचे सेकेंड की पावर -2, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड की पावर -4, एम्पियर स्क्वायर को लेकर जाएंगे तो एम्पियर की पावर -2। सो दिस इज द फंडामेंटल एसआई यूनिट। क्या इसे याद करना है? डू नॉट रिमेंबर, जस्ट कैलकुलेट इट। डोंट रिमेंबर दिस, डोंट रिमेंबर, आपको निकालना आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एसआई यूनिट, बट दिस इज फंडामेंटल एसआई यूनिट। पहले इतना निकाल लो।
के का हमने एसआई यूनिट निकाल लिया, यहाँ पे कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। इसको तो रिमेंबर करना है, एंड ये रिमेंबर करना बहुत ईजी है, मन की आंखों में भी आप सोच सकते हो। एंड फंडामेंटल एसआई यूनिट भी निकाल लिया। फंडामेंटल एसआई यूनिट से हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। देखना, डायमेंशंस में जस्ट यूनिट को रिप्लेस करना है। अगर यूनिट में केजी आ रहा है तो डायमेंशन में क्या आएगा, मास m, मीटर क्यूब आ रहा है तो l क्यूब, सेकेंड की पावर -4 मतलब t की पावर -4, एंड एम्पियर तो एम्पियर ही होता है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k। सो आपको k का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है k का डायमेंशनल फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? k निकाल लिया हमने, k निकाल लिया, ठीक है। सो k का यूनिट निकाल लिया, k का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब k का वैल्यू, k का वैल्यू ऑफ k इतना नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अब देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, आप बोलोगे भैया k तो रंग बदलता है, k का वैल्यू मीडियम टू मीडियम अलग होगा। अगर मैं पूछूं k का वैल्यू वैक्यूम में कितना होगा, तो k का वैल्यू ऑफ वैक्यूम में बताओगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 ऐसा यूनिट में। एंड अगर आप k का वैल्यू किसी मीडियम में बताओगे तो k का वैल्यू कितना बताओगे भैया, 9 × 10⁹ अपॉन ईआर, आपने समझ लिया था ये, है ना, अपॉन ईआर, एंड दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? फेयर इनफ। सो आई थिंक के हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। स्टेप नंबर 1 के निकाल लो। अब देखो स्टेप नंबर 2 जो है अपना, वो है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। देखो इतना आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो स्टेप 2 इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें याद रखना है 8.85 × 10⁻12। रिमेंबर दिस। अब यूनिट क्या होगा, देखो हमें पता है k इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। सो एप्सिलॉन r का तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा ना, वो एग्जैक्टली k के रेसिप्रोकल होगा, इजंट इट? सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ k। इसका जो यूनिट है, यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ k। अगर k आपको याद है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, तो बताओ इसका रेसिप्रोकल, न्यूटन का रेसिप्रोकल न्यूटन की पावर -1, मीटर स्क्वायर का मीटर की पावर -2, एंड कूलम की पावर -2 है तो वो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। एंड अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, पहले k का डायमेंशनल फार्मूला निकालो। भाई k तो होता है ml³ t की पावर -4 a की पावर -2। सो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, रेसिप्रोकल ले लो, m की पावर मन की आंखों में -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। बहुत सिंपल है, बस आपको रेसिप्रोकल लेना है एंड ये वैल्यू आपको याद रखना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस? देख लो, आई होप आई एम क्लियर। स्टेप 3 is epsilon r. Epsilon r has no unit, no dimensional formula, because it is a ratio of two same quantities, and इसका जो value है, value depends on medium, value ये तो बहुत सिंपल। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 इज एप्सिलॉन, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखना, इसका है नो यूनिट, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट k के रेसिप्रोकल है, मतलब कितना आ गया, इसका यूनिट k के रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। सो इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट ये है, तो एप्सिलॉन का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, नोट कर लो इतना। अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं आपके लिए समराइज करूं
सबसे पहली बात के निकालो। के का यूनिट क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। के का वैल्यू क्या, के का वैल्यू इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 वैक्यूम में, एंड मीडियम में 9 × 10⁹ अपॉन ER न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2 इन मीडियम। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की बात करो, इट इज 8.85 × 10⁻12। इसका रेसिप्रोकल न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर एंड बाकी चीजें आप खुद से कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 आपने समझ लिया एंड अब हम जाते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 की तरफ, पॉइंट नंबर 8 इज properties of electrostatic force। properties of electrostatic force, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज है। हमें पता है ग्रेविटेशनल से कंपेयर करते हुए चलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है नेचर में, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंस भी पूछते हैं, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। ओके, second property is it obeys inverse square law। भैया ये क्या है, ये हमने जो देखा था ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो बाकी फोर्सेस भी ओबे करते हैं। कौन से बाकी फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन जरूरी नहीं है हर फोर्स ओबे करे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। मतलब इनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखा था, अगर एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, तो क्या Q1 Q2 को ऐसे रिपेल कर सकता है क्या, या इस डायरेक्शन में? नहीं, ये सारे डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। हमेशा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप दोनों चार्जेस को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे, डॉटेड लाइन को क्या बोला मैंने, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। पहले आप दोनों चार्जेस के सेंटर्स को ज्वाइन करो। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, बट इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। अगर वो रिपल्सिव है तो ऐसे होगा इसी लाइन के अलॉन्ग, अगर वो अट्रैक्टिव है, मान लीजिए Q1 है एंड ये -Q2 है, तो पहले तो आप दोनों चार्जेस को ज्वाइन करो। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या? सेंट्रल फोर्स। सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसने एम्प्लॉय किया है। नहीं, सेंट्रल फोर्स का मतलब है इट मीन्स it always acts along the line joining centers of two charges. It always acts along the line joining centers of two charges. बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आपने वर्क पर एनर्जी में कंजर्वेटिव फोर्स देखा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्लोज्ड पाथ में टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टोटल वर्क डन क्लोज्ड पाथ में 0 है? बिल्कुल। सो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का यह मतलब नहीं है कि नैरो माइंडेड है, वो तो इंग्लिश में है कंजर्वेटिव। इधर कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट मीन्स
that the total work done by electrostatic force, total work done by electrostatic force in a closed path is always zero. ये बात समझ में आती है? बिल्कुल. नेक्स्ट, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल. दुनिया का कोई भी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ को तो ओबे करेगा ही. इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, that is exists in the form of action reaction pair. बट इस पॉइंट में ना थर्ड लॉ एंड एक्शन रिएक्शन पेयर में एक मिसकंसेप्शन आ सकता है. मिसकंसेप्शन कैसा है? अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि नहीं, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉट. जैसे अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, सो Q1 ने Q2 को ऐसे रिपेल किया एंड Q2 ने ऐसे. सो देखना, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन रिएक्शन पेयर, फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड. ठीक है. अच्छा, इसमें तो लग ही नहीं रहा. एक ऐसे देते, मान लेते सिचुएशन ऐसा लेते, Q1 Q2, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा. क्या ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर है? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है. क्या ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? क्या ये दोनों फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल. सो एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, नो डाउट. these forces are action reaction, there is no doubt. These forces are action reaction, there is no doubt about it. But these forces are not electrostatic. दुनिया का हर एक एक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा. मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करेगा, मतलब जब वो एग्जिस्ट करेगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर एक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस. ये तो इधर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है. सो दिस फोर्स, इट इज नॉट एक्टिंग along line joining centers of two charges, hence it is not electrostatic. ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है. मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा कि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन होगा. दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा. बट दुनिया का कोई भी उल्टा ट्रू नहीं है. दुनिया का कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा क्या? नहीं यार. वो नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है. ये समझ में आता है ना? एम आई क्लियर? नोट डाउन कर लो इतना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर है? फोर्स तो वेक्टर ही है, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को तो ओबे करेगा. भैया इतना भारी शब्द, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? कुछ नहीं है, बस नेट फोर्स है. मान लेते हैं कि एक चार्ज है इधर Q, ऐसे क्वेश्चंस आपने ग्रेविटेशन में किए. दूसरा चार्ज है Q एंड एक तीसरा चार्ज है Q. ये सारे L डिस्टेंस में सेपरेटेड है. आपको नेट फोर्स निकालना है ऑन दिस चार्ज, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो किया. अब जो ये वाला चार्ज है इसको रिपेल करेगा. कितने फोर्स है? K, Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर. क्या ये भी इसको रिपेल करेगा? मान लीजिए फोर्स F से रिपेल करेगा. एंड ये वाला भी जो है वो भी इसको F से रिपेल करेगा ऐसे. एंड ये सब सारे एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है.
सो जब आप इसके ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालोगे ना, नेट फोर्स क्या आएगा, F प्लस एफ टू एफ, नहीं, ये दोनों F एंड F के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझ में आता है? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको किसी चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो आपको उसके ऊपर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना है, F, एंड इन दोनों चार्जेस का बीच का फोर्स कितना है, F। मान लेते हैं यहाँ पे और एक चार्ज में लेके आओ Q, जो कि L डिस्टेंस में है, तो एक न्यू चार्ज लाने से क्या जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो चेंज होगा। मतलब और थोड़ा सा सिंपली समझाओ तो, अगर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अगर मैं एक और चार्ज लेके आ जाऊं, ग्रीन वाला Q, जो कि L डिस्टेंस में है, तो ये ग्रीन वाला इसके ऊपर अब कितना फोर्स लगाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L। सो अगर मैं सिस्टम में एक न्यू चार्ज लेके आ जाऊं, सिस्टम में एक न्यू चार्ज लेके आ जाऊं, तो क्या जो पहले दो एग्जिस्टिंग चार्जेस है उनके बीच का फोर्स चेंज होगा क्या, नहीं। सो ऑन एडिशन ऑफ अ न्यू चार्ज और रिमूवल ऑफ अ चार्ज, will the existing force between two charges change, नहीं, but what will change, net force will change। पहले net force कितना था, सिर्फ k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर था, अब net force इन दोनों का वेक्टर सम है। ये मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं, ये मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूं, ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी मम्मी है एंड ये आपके पापा है, ठीक है। सपोज पहले पापा सिचुएशन में नहीं थे, आपकी मम्मी आपको प्यार कर रही है, आपकी मम्मी आपको प्यार दे रही है, आपकी मम्मी आपको प्यार दे रही है। अब पापा जो किसी बिजनेस ट्रिप पे गए थे, कहीं पे घूमने गए थे, वो वापस आ गए, आपके पापा भी आपको प्यार कर रहे हैं। बट क्या पापा के आने से आपकी मम्मी जो आपको प्यार कर रही थी वो कम हो गया क्या, नहीं। सपोज यहां पे आपके चाचू आ गए, तो क्या आपके चाचू भी आपको प्यार करेंगे, ओहो। बट क्या चाचू के आने से पापा का प्यार कम हो गया क्या, नहीं। सो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सिस्टम में आप अलग अलग लोगों को लेके आओ, तो क्या दो लोगों के बीच का प्यार तीसरे इंसान के ऊपर डिपेंड करता है क्या। आपके एंड आपके मम्मी के बीच का प्यार क्या पापा के ऊपर या चाचू के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। आपके एंड आपके पापा के बीच का प्यार क्या मम्मी एंड चाचू हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं। बट क्या टोटल प्यार डिपेंड करता है, यस। जब आपके सिर्फ आपकी मम्मी थी तो आपको एक प्यार मिल रहा था, जब पापा थे तो मम्मी एंड आपके बीच का प्यार चेंज नहीं हो गया क्या, बट आपको टोटल अब ज्यादा प्यार मिलने लगा, यस। जब चाचू आ गए क्या आपको टोटल ज्यादा प्यार मिलने लगा, यस। सिमिलरली एक चार्ज था Q1, एक चार्ज था Q2, क्या Q1 Q2 को प्यार कर रहा है, मान ले एक माइनस Q2 है, क्या ये इसको प्यार कर रहा है बाई फोर्स F, क्या ये इसको प्यार कर रहा है बाई फोर्स F। अगर मैं एक तीसरा चार्ज लेके आऊं, क्या ये भी इसको प्यार करेगा, यस। तो इसके ऊपर टोटल प्यार चेंज हो गया, बट क्या इन दोनों के बीच का प्यार चेंज हुआ क्या, नहीं। सो यही हम लिखना चाहते हैं, लिख के मैं आपको समझाऊंगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप थोड़ा सा नोट डाउन करके ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स obeys प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a charge can be obtained by vector sum
ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। किसी भी चार्ज के ऊपर आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, मतलब एंगल वैंगल लेके सम कर दो। और एक जो लास्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्जेस है, एक सर्टेन डिस्टेंस में रखा है, उनके बीच का जो फोर्स है, उनके बीच का जो फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का फोर्स बाकी चार्जेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन अदर चार्जेस। दो लोगों के बीच का जो प्यार है वो बाकी लोग हो या ना हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर जो टोटल प्यार एक इंसान को मिल रहा है वो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा प्यार और उतना कम प्यार, डिपेंडिंग की क्या हो रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? आई नो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा इस ऐप में अच्छा नहीं आ रहा, वैसे भी उतना खास है नहीं कुछ, बट आई थिंक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, आप नोट भी कर रहे हो। इज दिस क्लियर? लास्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर, सारे थ्योरी हम, जैसा कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पता है, सारे थ्योरी हम एक वीडियो में कवर कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एम आई क्लियर? लास्ट पॉइंट इज द वैलिडिटी ऑफ कूलम्स लॉ। भैया क्या कूलम्स लॉ हमेशा वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भैया आपने जो बोला था वो पॉइंट चार्जेस, उसका मतलब समझाओ। देखो सिचुएशंस के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अगर एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है Q2, तो क्या आप बोल सकते हो इनके बीच, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस है R, तो क्या आप बोल सकते हो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²? बिल्कुल बोल सकते हो। और मान लेते हैं कि एक स्पीयर है एंड एक दूसरा स्पीयर है। इस स्पीयर का चार्ज है Q1, स्पीयर का चार्ज है Q2 एंड इनके बीच का डिस्टेंस R है। अब क्या लग सकता है कूलम्स लॉ? देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, बट सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है, वो स्पेरिकल चार्जेस के लिए भी वैलिड है। अगर स्पेरिकली सिमेट्रिक, बिल्कुल एब्सोल्युटली सिमेट्रिक स्पीयर्स हो जाए आपके पास, तो फिर कूलम्स लॉ वैलिड है। क्यों? क्योंकि स्पेरिकली सिमेट्रिकल स्पीयर्स के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि टोटल चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। एक्चुअली मान नहीं सकते, एक्चुअल रीजन तो ये है कि इसमें भी आपको एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना चाहिए, जो कि मैं बाद में समझाऊंगा। एंड इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट आता है ना, वो उसी के बराबर आता है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। बट बाकी एक्सटेंडेड बॉडीज ले लो कि मान लो एक रॉड है एंड एक चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, रॉड का टोटल चार्ज Q2 है, तो आप इस सेंटर में टोटल चार्ज मान के, मान लो ये डिस्टेंस R मान रहे हो, एंड आप F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² लगा रहे हो, तो ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। सो कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल, ऐसा क्यों? क्योंकि जब कूलम ने ये लॉ दिया था तब ये एक्सपेरिमेंटली ये जो फॉर्मुलेट किया था सिर्फ पॉइंट चार्जेस या स्पेरिकली सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए था। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्पेरिकली सिमेट्रिक स्पीयर्स। ठीक है, एकदम स्पीयर्स के लिए वैलिड है। इज दिस क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट आज हम जो देना चाहते हैं दैट इज आवर समरी, कि भैया बहुत कुछ बताया आपने बट याद क्या क्या रखना है हमें। समरी बहुत अच्छे से सुनना, बहुत क्विकली बताऊंगा। समरी पॉइंट नंबर 1,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट के का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू क्या है? बताओ के का वैल्यू क्या है? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट, बहुत बार किया है हमने ऐसा। अब बताओ के का वैल्यू, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, के का वैल्यू इन वैक्यूम, वैक्यूम में के का वैल्यू, वैक्यूम में के इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। एंड किसी मीडियम में के का वैल्यू, किसी मीडियम में 9 × 10⁻⁹ अपॉन ER न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। देन हमने देखा कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम में निकालना है तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। ये भी हमने फील से देखा। मैं आपको बहुत कुछ हमने देखा जब ये वाला फॉर्मूला किया, ऐसे ही नहीं किया, बहुत वे में किया। जैसे मुझे क्लास नोट्स याद है वैसे ही आपको एकदम इसी सीक्वेंस में याद रखना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? उसके बाद हमने सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यूज एंड वो देखा, के का वैल्यू देखा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताना, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट। अच्छा के, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, ये समरी लास्ट देके छोड़ देते। के का वैल्यू वैक्यूम में अलग एंड उसमें अलग, यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जस्ट इसके रेसिप्रोकल, न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। इसका भी, इसका तो नो यूनिट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी नो यूनिट, एंड इसका न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम की पावर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? इट इज 8 पॉइंट, इट इज द रिलेटिव, इट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, रिलेटिव नहीं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी 8.85 10 की पावर -12 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2 कूलम स्क्वायर। एंड के का एंड एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको निकालना आना चाहिए, वो भी आप यूनिट से निकाल सकते हो। सो आई होप आपको कूलम्स लॉ बिल्कुल बेसिक से एसिडिक लेवल तक अच्छे से फील आया होगा। मुझे पता है कि वाइट बोर्ड लेक्चर नहीं है ये मैंने iPad में रिकॉर्ड किया है क्योंकि अभी मेरा सेटअप नहीं है, बट मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि फील आपको आगे वाले लेक्चर्स में उतना ही आएगा जितना ही मेरे वाइट बोर्ड के लेक्चर्स में आना है। आपको बस इतना करना है कि चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है, समझते हुए चलना है, एंड बिफोर द नेक्स्ट क्लास रिविजन करके आना है। मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि नेक्स्ट क्लास में बिना रिविजन के आता है। आपको ये है ना कि भैया ने मुझे कूलम्स लॉ कैसे पढ़ाया, पढ़ने का सीक्वेंस क्या है कि भैया ने मुझे कूलम्स लॉ में 10 पॉइंट्स बताए, 9 पॉइंट्स एंड 10 समरी पॉइंट्स, एग्जैक्ट उसी फैशन में आपको याद होना चाहिए। ये लेक्चर को कैसे रिवाइज करना है आपको घर में जाके, वो भी बता रहा हूँ। पहले तो फील कराया हमने कि अच्छा कूलम्स लॉ कैन टेल अस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत अच्छी बात है। कैसे? ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। That means force is directly proportional to Q1 Q2, inversely proportional to the square of distance of separation, and it acts along the line joining the centers of two charges. For that reason it is a central force. Gravitational force के साथ अगर कंपेयर करो, gravitational force does not depend upon medium, electrostatic force depends upon medium because of the constant K. Analysis of constant K का वैल्यू मीडियम में अलग, K का वैल्यू वैक्यूम में अलग। Am I clear with this? Then electrostatic force का कैलकुलेशन वैक्यूम में एंड मीडियम में, एंड उसका जो रेशियो फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम अपॉन ER। ER के दो डेफिनेशंस, एंड ER का कोई यूनिट नहीं होता। ER को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये चारों टर्म्स जो अपने जिंदगी में न्यू आए हैं, जिसको मैंने इतना ज़्यादा समझाया नहीं है, परमिटिविटी का मतलब जो मैंने नहीं समझाया, जिस फैशन में मैंने समझाया उसी फैशन में याद होना चाहिए। के का फंडामेंटल SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला निकालना आना चाहिए। उसी से हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ER का डायमेंशनल फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है, उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। इज दिस क्लियर? देन कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये इनवर्स कोएल लॉ ओबे करता है, ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये जो पॉइंट्स है कि इनवर्स कोएल लॉ, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ये ग्रेविटेशनल के लिए भी वैलिड है। डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में एक्ट करता है, ये चार्जेस के बीच में। वो अट्रैक्टिव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। एम आई क्लियर विद दिस? सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तीसरे चौथे चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट जो नेट फोर्स है वो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। कूलम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है या फिर स्पेरिकली सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए वैलिड है, स्पीयर्स के लिए वैलिड है। एम आई क्लियर विद दिस? बट अगर मैं पूछूं कि दो रॉड, एक रॉड है दूसरा रॉड है उसके बीच में, तो आपको इंटीग्रेशन करके निकालना आना चाहिए, जो कि हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।